नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 अगस्त को जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम है, जिसमें 100 अंकों में से अकेले 50 अंक सामान्य अध्ययन के आएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए संतोष जीएस क्लासेस की टीम की ओर से एक टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम सामान्य अध्ययन हेतु बनाया गया है, जिसके माध्यम से आपको 3 से 4000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करा दी जाएगी। उसी के तहत ये जो है भौतिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। हम लोगों ने 40 तक प्रश्नों को देख लिया था, आज 40 के बाद हम देखते हैं। और जो टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती है उसमें हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाता है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है उससे वह ले लिया जाता है। फिर अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसमें बताना है प्रश्न में सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है। देखते हैं, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए, जो वायु का बुलबुला होता है, जो अवतल लेंस की भांति व्यवहार जल में करता है, जो वातावरण में होता है, मतलब वायु में होता है, जल में नहीं होता है, तो वायु का बुलबुला तो ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस, उभरा हुआ, ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस होता है। ये उत्तल लेंस क्या होता है? किरणों को समेटता है, मतलब अभिसारी करता है, अपसारी लेंस कहते हैं। और जो ये जल में जब बुलबुला पहुंच जाता है तो ये किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति, तो ये अपसारी लेंस हो जाता है, मतलब किरणों को फैलाता है। ठीक, तो कभी कभी हो जाता है वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये नहीं दिया होता है, प्रश्न में देता है वायु का बुलबुला होता है, जल में वायु का बुलबुला होता है, विकल्प में अभिसारी की भांति व्यवहार करता है, तो आप क्या लगाएंगे? अपसारी। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है? तो सीधी बात है, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस जो क्या होता है, ये किरणों को क्या करता है? अपसारी, मतलब फैलाता है। ठीक, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। हाँ, यदि आप मान लीजिए आपकी लंबाई 1.5 मीटर है, इस प्रकार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो बताइए कि जो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि आपका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई पड़े। तो इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? समतल दर्पण की 1/2, इसका आधा होनी चाहिए। तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.75 मीटर। यदि व्यक्ति की ऊंचाई 1.5 मीटर है तो शीशे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 0.75। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें ये भी मतलब सही है, ये भी सही है। परावर्तन के सिद्धांत के कारण बाल्टी में पड़ा सिक्का देखने पर वो वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। देखिए, ये अपवर्तन के सिद्धांत के कारण होता है, ना कि परावर्तन के सिद्धांत के कारण। देखिए, जो अपवर्तन का सिद्धांत होता है उसमें जैसे आप टंकी की ओर, पानी की टंकी में झाँकेंगे तो जो वहाँ कोई बड़ी वस्तु जो टंकी के अंदर होगी वो नज़दीक पास दिखेगी। यदि कोई बाल्टी में छड़ी गिरती है तो वह तिरछी दिखाई पड़ेगी। यदि सूर्योदय से समय जो है सूर्य का लालिमा लाल दिखाई पड़ना या प्रतीत होना कि सूर्योदय हो गया, इस प्रकार का जो भ्रम है, देख सकते हैं, वो क्या सब अपवर्तन के जो है उदाहरण होते हैं, अपवर्तन के सिद्धांत के। तो ये भी हमने कई इससे रिलेटेड उदाहरण बता दिए। फिर यह भी मतलब यही गलत है और गलत ही पूछा था, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला, इंद्रधनुष के मध्य में लाल रंग दिखाई पड़ता है, बिल्कुल गलत। देखिए, जो कलर का सीक्वेंस होता है क्या होता है? विब VIB। अभी दिखाते हैं, इसको डिलीट करते हैं जो। अच्छा, कैसे दिखाते हैं? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विबग्योर होता है VIBGYOR। तो देखिए 1 2 3 4, मतलब जो बीच वाला कलर कौन सा है? 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो बीच में कौन कर रहा है? ग्रीन आ रहा है। इसमें तो लाल बता रहा, तो लाल गलत हो गया। जो प्रकाश का रंग होता है वो ऐसे ही सीक्वेंस में होता है, विबग्योर। ठीक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन हो गया, फिर येलो हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर रेड हो गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। तो ये भी प्रश्न हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसी में देखते हैं, असत्य कथन का चुनाव करें। तो ये जो होता है 2 समतल दर्पण के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है। अब और देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं बड़ा होता है, यह भी सही है। वाहनों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
नहीं, वाहनों में क्या किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह उत्तल दर्पण क्या होता है? जब ट्रक आ रही है पीछे से बड़ी सी है तो उत्तल दर्पण उसको क्या कर देगा? छोटा कर देता है, छोटे के रूप में शीशे में दिखा देता है बैक मिरर में, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे दाढ़ी बनाने में और जो है छोटे सामान को बड़ा देखने में, तो इस प्रकार का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो दाढ़ी छोटी छोटी दिख रही है उसको बड़ा कैसे दिखाया जाए शीशे में, तो अवतल दर्पण। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है जो सामान्यतः परीक्षाओं में। तो जो है वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, दाढ़ी में, शीशे में, ये डॉक्टर लोग जो शीशे का इस्तेमाल करते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, समुद्र के नीले रंग आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा, जो क्या है? समुद्र का नीला रंग आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सही बात। जो समुद्र का नीला रंग होता है आकाश के परावर्तन जो होता है रंगों का, उसके कारण और नीला दिखाई देता है, और जल के कणों द्वारा जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जो प्रकाश किरणें होती हैं किससे? जो कण से टकरा के फैल जाती हैं, तो उसके कारण भी जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। जो प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है आधारित है, इसमें एक शब्द छूटा है, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? डॉपलर इफेक्ट पर। ठीक, तो प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर इफेक्ट पर। का व खा दोनों सही? हाँ बिल्कुल, का व खा दोनों सही हैं। सुमेली थी पूछा था। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग हमेशा काला दिखाई देता है। देखे होंगे जो बचपन में शक्तिमान, आर्यमान, तो उसमें जो उड़ते हैं अंतरिक्ष यान, तो उसमें जो देखते हैं आकाश में सब काला काला दिखाई पड़ता है, तो काला रंग दिखाई पड़ता है। फिर निम्नलिखित में से सही नहीं है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय, जो सनसेट सनराइज होता है, तो के समय सूर्य के लाल रंग के प्रतीत होने का कारण प्रकीर्णन है। सही बात है। जो सूर्य तथा सूर्योदय के समय जब लाल रंग ही होता है, देखिए लाल रंग क्या होता है? वो कम फैलता है, लाल रंग कम फैलता है। जब कम फैलेगा तो कहाँ तक? पृथ्वी पर सीधे आ जाएगा, हमारी आंखों तक दिखाई देगा। आकाश का रंग नीला रंग प्रकाश प्रकीर्णन के कारण फैलता है। सही बात। जो ऐसा फैलता है कि जो कणों से नीला रंग ऐसा फैलता है कि आपको आकाश नीला ही दिखाई देता है। फिर ये भी सही, ये भी सही। रेलवे सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो देखते हैं। कॉम्प्लिकेट को नहीं समझने वाली बात है। देखिए कुछ चीज़ें याद करनी है, समझनी है। जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य हमेशा अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक कम होगा। यदि तरंगदैर्घ्य कम होगा तो अपवर्तनांक अधिक होगा। और अपवर्तनांक जो होता है हमेशा किसके समानुपाती होता है? प्रकीर्णन के स्कैटरिंग जो होती है इसके समानुपाती होता है। मतलब प्रकीर्णन अधिक होगा तो अपवर्तनांक भी अधिक होगा। तो अब देखिए लाल रंग का हमें पता है प्रकीर्णन कैसा होता है? कम होता है। तो ये कम हुआ, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या हुआ? कम हुआ। तो जब इसका प्रकीर्णन कम हुआ तो तरंगदैर्घ्य कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर कैसी दी है? तरंगदैर्घ्य कम दी है। तो ये क्या हुआ? प्रश्न गलत हुआ। कह सकते हो इस प्रकार जो है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ना कि सबसे कम। फिर सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण प्रकाश का अपवर्तन है। हमने भी बताया था जब कुछ सूर्योदय से पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देता है, ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। तो ये भी सही है। तो इसमें बताना कौन सा था? गलत बताना था, तो गलत ही ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन के आंसर से कई क्वेश्चन निकालिए, तब तो आप उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नीले प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है। सही बात है। लाल सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, ये गलत है। जो लाल होता है हमने अभी बताया तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है इसकी। प्रकाश का रंग निर्धारित तीव्रता से होता है। जो प्रकाश का रंग होता है इसमें तीव्रता से निर्धारित होता है, यह भी जो है सही है। ठीक, तो इसमें जो नीले, और फिर आगे बढ़ते हैं, यह भी तीव्रता से निर्धारित होता है, यह गलत है, यह भी गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण विभिन्न गैसें हैं, ये भी गलत है। देखिए जो ये क्यों गलत है? क्योंकि जो प्रकाश का विसरण होता है वो विभिन्न गैसों से नहीं होता है, विभिन्न कणों से होता है। ये कण होते हैं वायुमंडल में, उन्हीं से जो है प्रकाश टकराता है, इधर उधर विसरित होता है। तो इसमें नीले में सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है, तो इसमें ये रहेगा प्रकाश का रंग तीव्रता से निर्धारित होता है यह। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इस पर थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन पे भी, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं।
किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? उस क्वेश्चन में क्या था, कुछ हमें लग रहा है स्किप वर्ड हुआ है, तो अभी बाद में उसको देखेंगे। किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? देखिए, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा, वह पहली बात तो उल्टा बनता है। हम सीधे खड़े हैं लेकिन हमारे आँख के जो रेटिना पर वो तुम जो है दिखोगे उल्टा दिखोगे, जो भी व्यक्ति होगा उल्टा रेटिना पर दिखता है। फिर दूसरा बात क्या होता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक। और तीसरा क्या होता है, छोटा भी बनता है, छोटा। ठीक, तो तीन चीज़ें कभी कंफ्यूज नहीं होना। रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है छोटा, उल्टा, वास्तविक। जब पढ़ाएंगे फिजिक्स तो उसमें डायग्राम से समझाएंगे। आज क्वेश्चन हमें देखना है, वरना एक ही क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। आगे देखते हैं। किसी तारे का रंग जो उसका ताप दर्शाता है, बिल्कुल सही। जो ताप जो होता है उसके रंग द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक, तो अब देखते हैं, जो तारे का रंग होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, उसका ताप प्रदर्शित करता है। ठीक, हीरे के चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सही बात है। जो हीरे को सुनियोजित ढंग से काटा जाता है तो और चमकदार हो जाता है। ये क्यों चमकदार होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार होता है। अब देखते हैं, कावा खा दोनों सही, बिल्कुल सही, कावा खा दोनों सही। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा का जो बनना होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये भी समझाएंगे कैसे क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमेशा कब होगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। और जो क्या होता है, ये जो है ये परावर्तित उसी भाग में हो जाती है। तो इसमें पूरा समझाना होता है। कभी कभी आता है कि जो मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है, तो इसमें किसका उदाहरण होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है? ये जब हमेशा सघन से विरल में प्रकाश जाता है। ठीक, सघन से विरल में जाता है। और जैसे अभी पूरी घटना बताएंगे, चलो टाइम लगेगा, जब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे। ये यहाँ पर क्या होता है, आपतन कोण होता है, जो ये किरण जाती है सीधे। देखिए यहाँ पर क्या है, अभिलंब, और ये जो आने वाली किरण है प्रकाश की, इसके बीच जो आपतन कोण होता है। और जब ऐसे सीधे जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है, सघन से जब विरल में जाती है तो प्रकाश किरण क्या होती है, दूर जाती है। तो ये जो होता है अपवर्तन कोण होता है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे कैसे क्या क्रांतिक कोण होता है। अभी इतना ही क्वेश्चन में देख लें जो पूछा गया है। जो मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है? हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगर किसी चीज़ को समझाने में उसी में बहुत टाइम चला जाएगा। हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसका तो विधिवत समझाएंगे, क्योंकि हमें टेस्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। जो मेन चीज़ है वो हम बताते चल रहे हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अच्छा, ये मृग तृष्णा घटना कब देखने को मिलती है? गर्मियों में ही देखने को मिलती है, जब वायुमंडल का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जो पृथ्वी पर भी हवाएं जो है बहुत गर्म हो जाती हैं। और ये राजस्थान वगैरह में बहुत देखने को मिलता है। जब आप कहीं रोड पे गर्मियों के दिनों में जा रहे होते हैं तब लगता है आगे रोड पे पानी भरा है, तो वो भी मृग तृष्णा ही है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और वास्तव में पानी नहीं होता जब वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, जो प्रकाशिक तंतु जो होता है संचार में संकेत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। जो फाइबर ऑप्टिकल में ये किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। सत्य का कथन का चुनाव करें। पेट के अंदर का परीक्षण करने डॉक्टर प्रयुक्त यंत्र एंडोस्कोप होता है, बिल्कुल। एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है। देखिए, जैसे फिर हम बता रहे हैं, ये प्रकाश की किरण हमेशा बाएं से दाएं आती है, सदैव लेफ़्ट टू राइट आती है। और ये जो क्या है, तल है बीच में, ये बीच में क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब और ये जो किरण आ रही है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या करते हैं? आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। और ये जो किरण है इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था। अच्छा, ऊपर क्या, सघन, सघन का मतलब घना घना, और नीचे क्या है, विरल, विरल का मतलब दूर दूर। तो कोई भी चीज़ जब दूर दूर होगी तो वहाँ कोई व्यक्ति भीड़ से, मतलब भीड़ में सघन चिपके खड़े होगे, और जब कहीं विरल होगा मतलब दूर दूर होगा तो क्या भागोगे, दूर हटोगे। तो ये किरण जो है सघन से विरल में आती है तो क्या अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। ये क्या होती है, दूर हटती है। जाना चाहिए सीधे, लेकिन या इधर मुड़ती है अभिलंब की ओर, या अभिलंब से दूर हटती है, दूर हटती है। जब दूर हटेगी तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट रही। पहली बात ये सही हो गया। और दूसरा बात, सघन से विरल, सघन में घना घना था तो स्पीड कम थी, और जो विरल आया तो स्पीड कॉमन सी बात ज़्यादा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल। देखिए, पेट के अंदर डॉक्टर एंडोस्कोप, फिर एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये सघन विरल बताया कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं, ये सभी कथन सत्य हैं। आगे,
हाँ नेक्स्ट, प्रकाश किरण की प्रकृति केवल तरंग के समान होती है? नहीं, प्रकाश की जो प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिकतम होता है? बिल्कुल, जो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ क्या मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, फिर पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग 9 मिनट लगते हैं? नहीं, कितने मिनट लगते हैं? 8.5 मिनट लगते हैं। ठीक, तो 9 मिनट नहीं लगते हैं, या कभी कभी 8 मिनट भी ऑप्शन में आ जाता है, तब भी उसको लगा सकते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो 8 मिनट में, लगभग 8.25 मिनट में दूरी तय करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है? बिल्कुल सही, तापमान जब बढ़ता है ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है? दाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, दाब चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। ध्वनि मतलब चाहे पृथ्वी की सतह पर होती है चाहे थोड़ा आसमान में ऊपर जाती है, दाब का कोई विशेष महत्व उस पर नहीं पड़ता है ध्वनि पे। बस निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है? देखिए, आर्द्रता की जब बढ़ती है तो ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि ध्वनि वेग जो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि वेग अधिक हो जाता है। जब बरसात के दिनों में क्या होता है, जब आर्द्रता ज़्यादा होती है तो ध्वनि और तेज सुनाई पड़ती है, सायरन और तेज सुनाई पड़ता है। फिर आयाम के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है? जो वायु आयाम जो परिवर्तन होता है वो भी ध्वनि के वेग को प्रभावित नहीं करता है। देखा जाए ध्वनि के वेग को कौन कौन नहीं प्रभावित कर रहा है? एक तो जो है दाब नहीं प्रभावित कर रहा है, दूसरा आयाम नहीं प्रभावित कर रहा है। ठीक, और ध्वनि की जो आवृत्ति है वो भी नियत रहती है, वेग उसका बदलता रहता है। अब नेक्स्ट, कॉमन सी बात, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं? सही बात है, सही कथन। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं? सही कथन, एक दोनों सही है। जल से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर जो होता है क्या होता है? देखिए, जल से भरा जब गिलास है तो उसमें बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो जितनी जगह बर्फ़ से गिलास में जितनी बर्फ़ जगह घेरे हुए होता है, जब पिघलेगा तो उतनी ही जगह को क्या कर देगा? बराबर कर देगा पानी से। तो क्या जल का स्तर क्या रहेगा? वही रहेगा। नेक्स्ट, साफ रातों की तुलना में मेघाच्छादन की रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। मतलब मेघाच्छादन का मतलब जो बदली होती है, बादल वाली रातें होती हैं वो गर्म होती हैं। मेघ पृथ्वी पर तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं? बिल्कुल सही। एक प्रेशर कुकर के अंदर का, देखिए, साफ़ रातों की तुलना में जो बादल वाली रात अपेक्षाकृत गर्म क्यों होती है? देखिए, जब सूर्य से किरणें आती हैं पृथ्वी पर तो फिर परावर्तित होकर फिर चली जाती हैं, अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो जब अंतरिक्ष में जाती हैं, यहीं पर मान लीजिए बादल है छाया हुआ है, तो ये प्रकाश किरणें क्या अंतरिक्ष में नहीं जा पाई, फिर वापस किस पे आ गई? पृथ्वी पे ही, पृथ्वी की सतह पे आ गई। तो क्या बनी रहेगी? गर्मी बनी रहेगी। तो क्या होगा? अपेक्षाकृत गर्म होगी। साफ़ मौसम होता है तो आराम से किरणें जो आती हैं गर्म सूर्य की, वो क्या होती हैं? वो अंतरिक्ष में चली जाती हैं, तो मौसम का तापमान यहाँ पर अच्छा बना रहता है। लेकिन जब बादल होता है तो वापस आती हैं, यहाँ गई फिर टकरा के वापस आ गई, तो गर्म माहौल बनाए रखते हैं, गर्म वातावरण रहता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान जो है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है? बिल्कुल, जो कुकर का अंदर का तापमान इन दोनों पे निर्भर करता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक घट जाने का अगर भोजन कम समय पक जाता है? ये तो कॉमन सी बात है, गलत हो गया, क्योंकि जब क्वथनांक घटेगा तो भोजन जल्दी नहीं पकेगा, देर में पकेगा। प्रेशर कुकर में क्या होता है, यही खास होता है कि उसका क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो जल्दी भोजन को पका देता है। तो क्या क्वथनांक बढ़ जाता है बल्कि घटता नहीं है। तो यही गलत सुमेलित पूछा था प्रश्न में, कौन सा गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कथन ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। देखिए, क्वथनांक बिंदु जो है घट जाता है, फिर ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो इस प्रश्न में जब ऊंचाई के बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु बिल्कुल घटता है, सही बात। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, नहीं घटता है। देखिए, ये पृथ्वी है, इस पर अभी इतना प्रेशर, यहाँ पूरा ये इतनी ऊंचाई का पूरा वायुदाब लग रहा है, इतनी ऊंचाई का वायुदाब। अब हम यहाँ पर ही पहुँच गए तो अब क्या, तब इतनी ऊंचाई का वायुदाब लग रहा है इस पर, नहीं समझे? मान लीजिए ऊंचाई पर पहाड़ है यहाँ पर, तो वायुदाब कितना लगा? इतना लगा। और जब पृथ्वी थी तो पूरा वायुदाब इतनी ऊंचाई का लग रहा था। तो पृथ्वी की सतह पर वायुदाब अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? वायुदाब क्या होता है? घटता जाता है। यहाँ पर पहाड़ है तो वायुदाब इतना हुआ और यहाँ पर
पृथ्वी है तो पूरे का इतना पूरा भाग जो है पृथ्वी की सतह पे आ गया, तो वायुदाब बढ़ गया। तो क्या है प्रश्न में, क्या कथन सही है और जो कारण है वो क्या गलत है। फिर अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में निम्न से किसके कारण जल ठंडा रहता है। कौन सी वाष्पीकरण जो होती है उसी के कारण जल ठंडा रहता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। पसीना आना क्यों आवश्यक है। इसमें शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर की जल की मात्रा दोनों बार एक ही हो गया है, जल की मात्रा नियंत्रित रखने संतुलित रखने एक ही बार, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, ये भी नहीं सही, इनमें से कोई नहीं, ये टिक लगाएंगे। पसीना क्या करता है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जो शरीर का तापमान है उसे नियंत्रित करता है, ना कि उसकी जल की मात्रा और ना कि जो है विष पदार्थ निकालने में। क्या होना चाहिए, ताप नियंत्रण में। यदि ऑप्शन होता शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में, तो वही ऑप्शन सही होता। ठीक, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। सही बात है, दोनों क्या करते हैं, तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। देखिए, कूलर भी चलाएंगे तो आपको ठंडा हल्का सा महसूस होगा, अच्छा लगेगा, और एयर कंडीशन तो ठंडा करती है। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, नहीं, जो एयर कंडीशन होती है वो आर्द्रता नियंत्रित करती है, जो एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। तो ये कथन क्या हो गया, इसमें सही कथन का पूछा है। का व खा दोनों सही हैं। साधारण नमक सही कथन का चुनाव करें। साधारण नमक में, अब देखिए ये तो कथन क्या हुआ, गलत हो गया। पहला वाला कथन सही है, ये दूसरा वाला गलत हो गया। का व खा दोनों सही हैं, ये भी गलत है। का सही कहाँ है, तो कैसे कर देंगे ये ऑप्शन सही। फिर आगे बढ़ते हैं। साधारण पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु घटेंगे, हिमांक बिंदु बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। जब किसी चीज़ में अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, मतलब वो अब देर में वो पानी उबलेगा। जैसे समुद्र का पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उबलता है, तो क्यों, क्योंकि उसमें अशुद्धि मतलब उस खारापन होता है, तो क्वथनांक बिंदु बढ़ता है ना कि घटता है। और जो हिमांक बिंदु होता है वो बढ़ेगा नहीं, वो घट जाएगा। जो क्वथनांक बिंदु बढ़ता है और जो है ये जो है हिमांक बिंदु घटता है। जल्दी बर्फ़ जम जाएगी, ज़्यादा जल्दी बर्फ़ जमती है। तभी देखा होगा आइसक्रीम वाले जो है बर्फ़ में, जो आइसक्रीम को रखने के लिए बर्फ़ में क्या नमक वगैरह मिलाते हैं, हिमांक बिंदु कम बना रहे, जिससे मतलब बर्फ़ जमी रहे। आगे, जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन बढ़ता है, आयतन घट जाता है, बढ़ता नहीं। जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, और भी कई ठोस धातुएं होती हैं, जब वो पिघलती हैं तो उनमें क्या होता है, आयतन घटता है ना कि बढ़ता है। ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, गलतियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं इनमें। गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व, इसमें असत्य कथन बताना है, गलत कौन है। गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व घटता है परम शून्य ताप पर। गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व घटता है, फिर परम शून्य ताप पर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ये सत्य है। अल्कोहल का द्रव्यमान पारे की अपेक्षा निम्नतम है, इसी कारण ठंडे देशों में अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठीक है, अल्कोहल 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं जमता है, वह काफ़ी माइनस में जाएंगे तब वह जमता है। तो इसीलिए जो है अल्कोहल का प्रयोग जो है किया जाता है कहाँ पर, जो ठंडे क्षेत्र हैं। और स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सही है ये तो बात। फिर आगे 36 डिग्री सेल्सियस होता है, स्वस्थ मनुष्य का ताप 36 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, कितना होता है 36.9, ये मान लेते लिखा होता सही होता, या 37 लिखा होता तो सही मान लेते। ये 36 तो काफ़ी कम हो गया। ठीक है, 36.9 मतलब 36.9 और 37 से काफ़ी कम हो गया 36। अब जो है तो यही गलत है। गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व घट जाता है, सही बात है। फिर देख, गर्म करने पर क्या आयतन बढ़ता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान घनत्व और आयतन का जो एक दूसरे से विरोधाभास होता है। यदि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, जब ये आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, यदि घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। जब गर्म करते हैं किसी वस्तु को तो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है तो घनत्व क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट, हाँ, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस व द्रव में हो सकता है, बिल्कुल संवहन द्वारा होता है। चालन तथा ऊष्मा का स्थान ठोस में हो सकता है, बिल्कुल होता है। जो चालन, जो जिसे मान लीजिए लोहे की प्लेट है, इधर भी गर्म हो, इसे इधर को गर्म कर रहे हो, लोहे की छड़ है इधर के हिस्से को गर्म कर रहे हो, तो अपने आप थोड़ी देर में ये भी हिस्सा तक जहाँ पकड़े हो हाथ हैंडल, वो भी गर्म हो जाएगा। और संवहन गैस व द्रव में होता है, बिल्कुल होता है। यदि जैसे
नीचे से जल रहा है, जला रहे हैं कोई भट्टी पर किसी भगोने में पानी जो है, किसी बर्तन में पानी, तो नीचे का पानी पहले गर्म हुआ, वही क्या हुआ, वही गर्म अणु जो होते हैं ऊपर उठते हैं और ठंडे वाले नीचे आते हैं, तो गर्म वाले ऊपर पहुंचकर उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर में पानी को गर्म कर रहे हैं, जो है ऊपर पानी को गर्म करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही क्या हुआ, संवहन द्वारा जो है द्रव में क्या हुआ, पूरा जो है गर्म हो गया जल। ऐसे ही गैस में रहता है। फिर गर्म करने पर ठोस पदार्थों को सीधे वाष्प में परिवर्तन एवं ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हाँ, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब किसी को गर्म करते हैं ठोस पदार्थ को तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ना कि द्रव में बदलता है। और जो ठंडा करने पर वाष्प का सीधे वो ठोस में बदल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। भाप में गुप्त ऊष्मा होने के कारण गर्म जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक तेज जलता है। सही जो होता है, फ्रिज को दरवाज़ा खुला छोड़ देने पर कमरा गर्म हो जाता है। लोग दिमाग लगाओगे फ्रिज को दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे, फ्रिज से जो ठंडक निकलेगी कमरा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे तो फ्रिज की जो मशीन पीछे लगी होती है तो उसको अधिक वर्क करना पड़ेगा, तो फ्रीऑन गैस वगैरह अधिक निकलेगी, तो कमरा क्या होगा, गर्म रहेगा। सही, यह भी कथन है, यह भी सही है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य हिमायन ताप को बढ़ाना है। नहीं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तापमान को नियंत्रित करना, ना कि बढ़ाना। गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल पहनने चाहिए। तो इसमें सुमेलित कौन सा कथन गलत है, तो यही वाला, ये कथन क्या है, गलत है। हमसे गलत कथन ही पूछ रहा था तो यही लगाएंगे। अच्छा, गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े क्यों पहनना चाहिए, जो काला रंग होता है वो सूर्य की किरणें आती हैं तो अवशोषित कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करेगा तो काफ़ी क्या गर्म रहेगा, वस्त्र गर्म रहेगा तो आपको भी गर्मी लगेगी। और ये वाइट जो है सरफेस है तो आती हैं किरणें, जो रेज आ रही हैं तुरंत फिसलती हुई वापस चली जाती हैं, आई आपतित हुई परावर्तित हो गई, तो गर्म नहीं महसूस होगा। तभी खास गर्मियों में सफ़ेद रंग पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए सफ़ेद रंग के। फिर देखते हैं सिटी स्कैन। ये तो आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल में, कहीं ट्रेजेडी अब हुई होगी। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन सी किरणें, एक्स किरणें। ये तो ऐसे ही देख के लगा सकते थे, कौन सी, एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं, क्योंकि इनकी भेदन क्षमता बहुत तेज होती है। गामा के बाद एक्सरे की ही सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। फिर सही विकल्प का चुनाव करें। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे जो होती हैं अवरक्त तरंगे होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। कौन सी होती हैं, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। जो दूरसंचार में कौन तरंगे प्रयोग की जाती हैं, सूक्ष्म या माइक्रोवेव तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव। फिर अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है अवरक्त तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि में, का व खा दोनों सही। नेक्स्ट, दुश्मन के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी तो कॉमन सी बात, प्रकीर्णन सबसे कम होगा, तो ये फैलेंगे नहीं, सीधे स्ट्राइक करती हैं, कौन सी वस्तु है उससे टकरा के वो बता देती हैं कहाँ पर कौन सी वस्तु है, फैलती नहीं, सीधे स्ट्राइक कर देती हैं तरंगे। क्योंकि जिसका प्रकीर्णन कम होता है वो सीधे तरंगे बिना फैले हुए आगे बढ़ती हैं। फिर ध्वनि निर्वात में संचरण कर सकती है, तो ध्वनि निर्वात में संचरण बिल्कुल नहीं कर सकती है, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। प्रकाश कर सकता है लेकिन ध्वनि नहीं कर सकती है, तो ये भी कथन गलत हो गया, गलत ही पूछा था। अब दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी का आयनमंडल सतह से परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही। रेडियो तरंगे एक यांत्रिक तरंगे हैं, यह भी देख लीजिए, रेडियो तरंगे, ये भी कथन गलत है, ये भी होना चाहिए, गलत में दो कथन है इसके। ठीक, तो रेडियो तरंगे यांत्रिक नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो यांत्रिक तरंग कौन होती है, ध्वनि तरंग जो होती है यांत्रिक तरंग होती है। ठीक, अब विद्युत चुंबकीय तरंगों में रेडियो तरंग हो गई, एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, ये सब जो तरंगे हैं, एक्स तरंगे, गामा तरंगे, अवरक्त तरंगे, ये सब क्या होती हैं, अवरक्त किरणें, ये सब यांत्रिक तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती हैं, और यांत्रिक तरंग ध्वनि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें और एक बात कही गई है, दो संगों और गर्तों, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो ये जो है ऊंचे उठे भाग जो हैं सुरंग हैं, नीचे जो गिरे भाग हैं ये क्या हैं, गर्त हैं। जो दो संगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इनके बीच की भी दूरी, और जो एक गर्त हैं इनके बीच की भी दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होगा, वायु में, धातु में, निर्वात में, द्रव में। ध्वनि का वेग वायु में अधिकतम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है,
ध्वनि का वेग वायु में 330 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सही बात है, सही नहीं, सही है, इसमें ये कथन सही है, इसमें सही नहीं पूछा गया है। फिर देखते हैं, जो ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर होनी चाहिए। जैसे आप किसी कमरे में खड़े हैं, आप बोलिए, आपकी मतलब कोई कमरे में आप जाते हैं, वो कमरा खाली सा है, तो उसमें दीवारों आप जो है आप सोर्स हैं, वहाँ पर स्रोत का कार्य करेंगे, और आपके बीच दीवार जो है उस कमरे की, उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.5 यदि मीटर है, तो आपको यदि कोई बोलेंगे तो आपको वही ध्वनि कानों में तेज सुनाई पड़ेगी, वही प्रतिध्वनि होती है। कितनी होनी चाहिए? 16.5। फिर यह भी सही है, इसमें सही नहीं पूछा गया है। ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग है, जो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है ध्वनि? जो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग, देखिए अनुप्रस्थ तरंगें ये होती हैं लंबवत होती हैं, और जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है समांतर होती है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, तो यही कथन गलत है, इसमें गलत ही पूछा था। ध्वनि की तीव्रता के स्तर को डेसिबल में मापा जाता है। बिल्कुल, डेसिबल इकाई है ध्वनि की तीव्रता की। अब देखते हैं आगे, एक जैव पद्धति सोनोग्राफी पद्धति में परावश्रवित ध्वनि तरंग का प्रयोग किया था। बिल्कुल, चमगादड़ परावश्रित ध्वनि तरंगे निकालने के कारण अधिक रातों में उड़ सकते हैं। बिल्कुल, जो है मनुष्य की श्रव्य की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। बिल्कुल सही, तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चमगादड़ क्या होते हैं? परावश्रवित ध्वनि तरंगे निकालते, तो रात में जो है ये वस्तुओं से इनकी परावश्रवित तरंगे टकरा कर इनको फिर वापस आ जाती हैं, जिससे जो सामने वाली वस्तु का आभास कर लेते हैं और अपने शिकार का पता भी कर लेते हैं, लगा लेते हैं चमगादड़। अब देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल होना चाहिए। बिल्कुल, जो स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल माना है एक सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर को, ये सही है, 45 डेसिबल स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। फिर सामान्य बातचीत में हम लोग जब बातचीत करते हैं तो कितनी डेसिबल होनी चाहिए ध्वनि? 30 डेसिबल। फिर मनुष्यों के लिए शोर की सहन करने की सीमा कितनी होनी चाहिए? 100 डेसिबल। कितनी होनी चाहिए? 100 डेसिबल। ये गलत है, 100 डेसिबल शोर की सहन करने की सीमा नहीं है। 85 डेसिबल से ही हमारे कान के पर्दे खराब होने लगते हैं, तो अधिकतम 85 डेसिबल। जेट की सबसे अधिक ध्वनि तीव्रता होती है। सही बात, 140 से 150। लेकिन इसमें पूछा क्या था? गलत, तो गलत यही होगा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट, किसमें ध्वनि तरंग जो है की लंबाई सबसे कम है? तो ध्वनि तरंग की लंबाई जो है एक्सरे में सबसे कम है। देखिए ध्वनि तरंग की लंबाई का क्या सीन है, देखते हैं। गामा किरण हो गई, एक्स किरण हो गई, फिर कौन आती है? पराबैंगनी, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज आ गई, फिर इंफ्रारेड आ गई, दृश्य किरणें आ गई, विजुअल रेज जो होती हैं दृश्य किरणें विजुअल, और फिर अवरक्त आ गई, अवरक्त किरणें, फिर जो है सूक्ष्म तरंगे आ गई, फिर रेडियो तरंगे आ गई। जो ऐसे ये क्या है? ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। तो रेड की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य मतलब जो रेडियो तरंग की, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती? गामा, फिर एक्स की। तो यहाँ पर कौन है? एक्स सबसे कम तरंग दैर्ध्य। अब इसको और दूसरे तरीके से देखें, जो देखा जाए सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है, तो इधर को बढ़ेंगे। अब किधर चलेंगे? इधर को। सबसे कम ऊर्जा रेडियो में, फिर उससे अधिक सूक्ष्म तरंगों में, फिर उससे अधिक अवरक्त में, फिर उससे अधिक दृश्य में। सबसे अधिक किस में ऊर्जा होती है? गामा में, और उससे कम एक्स में। ठीक, तो ये भी कॉन्सेप्ट देख लिया। सामान्य टीवी रिमोट में उपयोग किए जाने वाली तरंगे हैं। जो टीवी रिमोट में कौन सी तरंगे? अवरक्त किरणें प्रयोग की जाती हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र व ध्वनि संदेशों का संचरण होता है। देखिए, जो केवल चित्र का आता है प्रसारण होता है यदि दूरदर्शन प्रसारण में, तो चित्र किसके माध्यम से? आयाम द्वारा आता है। ध्वनि संदेशों का संचरण किसके द्वारा होता? आवृत्ति मॉडुलन। तो इसमें दोनों चीज़ें पूछी हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र एवं ध्वनि संदेशों का संचरण होता है, तो आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन दोनों द्वारा, दोनों के दोनों लगाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, एक रेडियो स्टेशन से 300 मीटर बैंड पर प्रसारण, जो 330 मीटर, जो 300 मीटर है, ये क्या है? लैम्डा मीटर में हमेशा होता है। लैम्डा का मात्रक जो होता है मीटर होता है। 300 मीटर हो गया, ठीक। और एक स्टेशन पर प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति, एक फार्मूला होता है V बराबर n लैम्डा। तो V को C बराबर भी कह सकते हो। C प्रकाश का जब मैटर होता है तो C हो जाता है, तो C बराबर n लैम्डा। तो n क्या है? आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, C क्या होता है? प्रकाश जो होता है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो होती है कितनी होती है? या C नहीं होता यहाँ पर प्रकाश, तो किसी माध्यम की चाल होती। तो इसमें प्रकाश है, रेडियो की बात करें तो इसमें प्रकाश की चाल मानी जाएगी। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ और
एन निकालना है हमारा, एन निकालना है हमें। लैम्डा कहाँ नीचे चला गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 300, तो 3 3 कट गया, 100 में 2 जीरो हैं, जब 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर 6 बचेगा। तो 10 की पावर 6 मीटर होना चाहिए, आवृत्ति हर्ट्ज होनी चाहिए। तो 10 की पावर 6 का मतलब 10 के बाद 6 जीरो, तो इसमें किसी में 10 के बाद 6 जीरो नहीं लगा है, तो इसमें जो ऐसा ऑप्शन होता जो ये वाला 6 जीरो वाला तो सही होता हर्ट्ज। ठीक, तो 10 की पावर 6 जीरो 10⁻⁶ हर्ट्ज का ऑप्शन होना चाहिए था, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं आगे। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो बिजली का खर्च, देखिए 100 वाट का बिजली का 10 घंटे जल रहा है तो कितना पूरे वाट हो गया 1000 वाट। और 1000 वाट को क्या कह सकते हो 1 किलोवाट कि क्या कह सकते हो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। और जानते हैं 1 किलोवाट को ही 1 यूनिट कहा जाता है, 1 किलोवाट को 1 यूनिट कहते हैं। तो कितना खर्च होगा 1 यूनिट। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। बिजली की खपत को बिल किसके मापने पर आधारित होता है, बिल आता है तो किसके आधार पर होता है, बिजली आपने कितनी खपत की है, बिल जब काटता है तो किस आधार पर काटता है, वाटेज के आधार पर। बिजली की खपत किसके आधार पर मापते हैं, वाटेज, ना कि वोल्टेज ओम एम्पियर नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, फिर इस पर प्रश्न 20 वाट, फिर 10 ट्यूबलाइट जलती हैं 10 घंटे जलती हैं तो कितना हुआ 2000 क्या हुआ 2000 को क्या लिख सकते हो 2 किलोवाट, 2 किलोवाट लिख सकते हो। देखिए 1000 जहाँ शब्द आए, ये 2000 लिखा है 3 जीरो हैं भाई, 1 2 3 तो कितने जीरो हो गए 3। जहाँ 3 जीरो आए इसका मतलब क्या होता है किलो। आप आलू लेने आते हैं तो क्या कहते हैं 1000 ग्राम ही होता है, जहाँ 1000 में 3 जीरो आते हैं, जहाँ भी 3 जीरो आए समझो किलो हो गया। तो 2000 वाट है तो 1000 की जगह क्या लगाए 2 किलोवाट, और जो किलोवाट क्या होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, तो कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आधारित है किस पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आधारित है ये जो है एक सेकंड कहाँ पर आ गए हम लोग, विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण आधारित है डायनेमो पर और विद्युत मोटर दोनों पे आधारित है, ये इस पे दोनों पे आधारित है, इस पे भी खा दोनों। फिर आगे डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो का मतलब यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर को देखते हैं, यांत्रिक मतलब किसी चीज़ को घुमाना। ये देखिए यांत्रिक जनरेटर को जो है उसके हैंडल को घुमाता है, जनरल समझिएगा, घुमाते हैं। फिर देखते हैं पंडाल जो लगा होता है, टेंट लगा होता है किसी फंक्शन में, तो वहाँ की लाइटें जलने लगती हैं। जनरेटर को घुमाया मतलब स्टार्ट किया, वो लाइट बदल गई, मतलब लाइटें जलने लगी, मतलब यांत्रिक से किस में हो गए लाइटिंग, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल गई, इलेक्ट्रिसिटी में। तो जब ये क्या होता है ये डायनेमो करता है, डायनेमो एक प्रकार का जनित्र है, जनरेटर। तो ये क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और अच्छा विद्युत मोटर होता है, तो आप पंखा देखते हैं, पंखे को क्या मिला, यहाँ पंखे में लाइट आई, फिर पंखा ये क्या हुआ ये घूमने लगा, तो यहाँ पर विद्युत से यांत्रिक हो रहा है, जो घूमना होता है यांत्रिक होता है। तो विद्युत से यांत्रिक बदल रहा है, वो कौन करता है विद्युत मोटर करता है। पंखे में विद्युत मोटर जो लगा होता है वो क्या करता है लाइट लेके, विद्युत लेके, मतलब जो विद्युत धारा लेके क्या करता है यांत्रिक घुमाने लगता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जो है डायनेमो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बचपन में देखते होंगे बैटरियां चार्ज करके पिक्चर देखने के लिए ले जाते थे लोग, कैसे, तो उसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती थी उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती थी। तो क्या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इससे टीवी चलती थी, खूब पिक्चर देखी जाती थी। ये प्रचलन था, अब तो सब इन्वर्टर वगैरह हो गया है लोगों के वहाँ। हाँ, अब तो देश में क्या होता है बैटरी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रोशनी के बल्बों में फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। फिलामेंट जो किसका बना होता है बल्बों में, टंगस्टन धातु का बना होता है। आगे विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। फ्यूज में जो है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है, प्रयुक्त होना लिखना चाहिए। तो देखिए फ्यूज जो होता है उसमें क्या होना चाहिए,
उसका गलनांक कम होना चाहिए। तभी तो जैसे बीच में जहाँ से लाइट सप्लाई है, जहाँ से लाइट आ रही है, मतलब बिजली इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और जहाँ पे घर में सप्लाई है, तो सप्लाई के बीच में फ्यूज, मतलब जो ज़्यादा तेज़ लाइट आएगी, ज़्यादा तेज़ विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो फ्यूज तार जो घर की सप्लाई के बीच में लगा होता है, वहाँ से आ रही है लाइट इलेक्ट्रिसिटी, और घर के बीच में जो है फ्यूज तार का उपयोग किया था मेन सप्लाई। तो जब ज़्यादा इसका गलनांक कैसा होता है, निम्न होना चाहिए। गलनांक कैसा होना चाहिए, निम्न। तुरंत मतलब हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी पे पिघल जाए, मतलब बीच के कनेक्शन को काट दे, तो गलनांक तो निम्न होना चाहिए। और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, मतलब जो हाई पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करे, तो प्रतिरोध हमेशा उच्च होना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक, फिर इन्वर्टर जो चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर जो होता है क्या होता है, इन्वर्टर चार्जर नहीं, मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट, आगे देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में देखिए ये क्या है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। एसी को डीसी, डीसी को एसी, कुछ नहीं, एसी वोल्टेज को अपचयन और उपचयन व अपचयन करने में, तो ये लगाएंगे ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। जो प्रत्यावर्ती मतलब एसी अल्टरनेटिव करंट, और दिष्ट धारा रहती है डायरेक्ट करंट। तो जब हमारा ट्रांसफार्मर से बाहर से मतलब घर में लाइट आती है तो कैसी आती है, एसी से डीसी में आती है। जो इन्वर्टर होता है तो ये एसी से डीसी में कौन कन्वर्ट कर रहा है, ये रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है, यही पूछा गया। और जो घर में इन्वर्टर लगा होता है वो क्या करता है, फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो इसमें हमें एसी से डीसी पूछा गया है, तो रेक्टिफायर वो कार्य करता है। किसी अतिचालक का लक्षण क्या होता है, शून्य परागमता, ये होता है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या रहता है, जो घटता है, क्या जो है उसकी प्रतिरोधकता घटती है। जो अर्धचालक क्या होता है, उसकी जो प्रतिरोधकता कह सकते हो, अर्धचालक जो होता है, जो धातु है उससे तो क्या होता है, कम, कुछ उससे कम चालक है। लेकिन जो बिल्कुल जो कुचालक होता है उससे उसकी चालकता ज़्यादा होती है, अर्धचालक बीच का होता है। ठीक, तो जब गर्म उसको करते हैं तो उसकी जो क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। देखिए, जो ट्रांजिस्टर होता है अर्धचालकों का बना होता है। अर्धचालक कौन से पदार्थ होते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन। हमेशा अर्धचालक कौन, यही दो पदार्थ होते हैं मुख्यतः, का खा दोनों। ठीक, फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन। हमने बताया था अर्धचालक जर्मेनियम सिलिकॉन है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, बिल्कुल सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं, विखंडन कहलाता है, फ्यूज़न कहलाता है, विखंडन। तो यही गलत हो गया, गलत ही पूछा था इसमें। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न विकिरणों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, हमने बताया था अभी, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है, सर्वाधिक ऊर्जा गामा में होती है, एक्सरे में होती है। सबसे अधिक ऊर्जा एक्सरे में होती है, गामा जब है नहीं। सबसे अधिक एक्सरे में हो गई, फिर किस में हो गई, पराबैंगनी में हो गई, फिर किस में हो गई, दृश्य में हो गई, फिर किस में हो गई, अवरक्त में। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में हो गई, एक्सरे में। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। दो हाइड्रोजन के कण क्या बनाते हैं, हीलियम का जो कण बनाते हैं वही उसी से ऊर्जा प्राप्त होती है, हीलियम द्वारा। ठीक, नाभिकीय संलयन द्वारा होती है ऊर्जा प्राप्त। फिर आगे, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, विमंदक के रूप में होता है। जो ग्रेफाइट जो होता है, और जो साधारण जल का भी प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। अभी आएगा D2O जिसे कहते हैं, साधारण जल नहीं, भारी जल। हाँ, साधारण जल नहीं, भारी जल। ठीक, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, वो भी विमंदक के रूप में कार्य होता है। और दूसरा जो क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। क्या होता है, जो न्यूट्रॉन में अनियंत्रित अभिक्रिया होती है फैलने की, विखंडन की, तो जो बढ़ते चले जाते हैं न्यूट्रॉन, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, भारी जल करता है। भारी जल को क्या कहते हैं, D2O कहते हैं, D2O।
हाइड्रोजन के समस्थानिक से बनता है। देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल हो गया, सुमेलित नहीं है। कलपक्कम तमिलनाडु सही है। नरोरा बुलंदशहर सही है। भारी जल मुंबई सही है। जो भारी जल कहाँ बनाया जाता है? ट्राम्बे है मुंबई में, वहाँ बनता है। काकरपारा कर्नाटक, ये गलत है। कुर्ग है कर्नाटक में, ये काकरपारा नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, बिल्कुल सही। सबसे पहला कंप्यूटर का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित विश्व स्तर पर सूचनाओं का तंत्र है, बिल्कुल सही, ये भी सही, ये भी सही। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बिल्कुल, जो वायरस होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल सभी कथन सत्य हैं। इस प्रकार हमने संपूर्ण भौतिक विज्ञान की जो है टेस्ट सीरीज देख ली। लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण मतलब रखे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में या रखे जाने की संभावनाएं हैं, उनको रखा गया है। एक प्रश्न में 100 प्रश्न इस तरह रखे जाते हैं जो कि 200 से 300 प्रश्नों को कवर कर सकें। इनके विकल्पों में से ही कई प्रश्न बन जाते हैं। इस प्रकार आप सभी ने भौतिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज़ को हल किया। अब नेक्स्ट जो आएगी एंशिएंट इंडिया पे पूरी एक साथ टेस्ट सीरीज आएगी, पूरी मतलब पूरे चैप्टर मतलब पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की एक ही वीडियो में टेस्ट सीरीज करा दी जाएगी और आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।